नमस्कार बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के एसएसटी इतिहास की वर्कशीट नंबर 10। ये है 25 अगस्त 2021 के लिए। और आज की वर्कशीट में हम लोग दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही रोचक वर्कशीट होने वाली है कि हमारी दिल्ली पर सुल्तान कौन कौन हुए थे और हम कैसे जानते हैं कि हमारी दिल्ली पर उन लोगों ने राज्य किया था, किस क्रम से राज्य किया था। आज उन सारी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली के शासकों की कि इनका क्रम क्या था। बाद में उसके बाद हम लोग वर्कशीट में जो बातें बताई गई हैं उसको जानेंगे। दिल्ली के शासक। दिल्ली पर सबसे पहले राजपूत वंशों ने शासन किया था। आपने राजपूत राजाओं की कहानियां सुनी होगी। बहुत बहादुर राजा उनके नाम से ये विख्यात होते हैं, प्रख्यात होते हैं और इनकी बहादुरी की गाथाएं आज भी हम लोग सुनते हैं। तो दिल्ली पर सबसे पहले तोमर राजवंश का शासन हुआ और आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 ईस्वी से इनका शासन शुरू हुआ था। तो हालांकि तोमर राजवंश के एक राजा थे अनंगपाल, वो 1130 से 1145 तक वहाँ के शासक थे। फिर चौहान आए 1165 से 1192 तक, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक राजा रहे थे दिल्ली के। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासन, तुर्की से जो शासक आए थे और उसमें सबसे पहला शासन पड़ा था गुलाम वंश का। गुलाम वंश इसको बोला जाता है। गुलाम वंश का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक राजा रहा। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश राजा बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, 1210 से 1236 तक रहा। और उसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्ताना, ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आप इस चीज को याद रखिएगा। रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका थी और यह 1236 से 1240 ईस्वी तक सम्राट रही, राजा रही। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक, यहाँ तक गुलाम वंश चला। और इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई 1290 ईस्वी में। तो 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1316 तक मानिए, खिलजी वंश चला, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, खिलजी वंश। और इसका प्रतापी राजा अलाउद्दीन खिलजी हुआ था, खिलजी वंश। यह 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और 1296 ईस्वी तक यह राजा रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। उसके बाद कोई राजा हुआ होगा और 1320 ईस्वी में तुगलक वंश आ गया। 1320 से 1388 ईस्वी, 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा, तुगलक वंश। ये सभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सभी राजाओं को सुल्तान कहा जाता था और सुल्तान होते थे, इसलिए इस समय को सल्तनत काल कहा गया। और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 ईस्वी तक शासक रहा और मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन रहा। और उसके बाद छोटे छोटे शासक हुए कम कम दिन के। और फिर 1414 ईस्वी में सैयद वंश आया, सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना खिज्न खां ने की थी। यह 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा। उसके बाद थोड़े थोड़े दिन तक कुछ और राजाओं ने सैयद वंश के शासन किए, लेकिन 1451 ईस्वी में लोधी वंश आया और बहलोल लोधी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद भी 1526 ईस्वी तक लोधी वंश ही रहा। 1526 में जब बाबर मुगल था, इसने जब लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराया तो सल्तनत काल समाप्त हो गया और फिर मुगल काल चला। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल रहा। इसको हम लोग सल्तनत काल के नाम से, सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 मान लीजिए, 1857, जबकि दिल्ली में मुगल काल था, बहादुर शाह जफर था, तो यह 1857 नहीं मान के 1757 तक भी आप मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मुगल शासकों का पतन होने लगा था। 1707 में अंग्रेज के बाद, 1707 में औरंगजेब जो था, उसके बाद कोई बहुत बड़ा राजा, प्रतापी राजा, बादशाह नहीं बना। तो यह मुगल शासन हुआ, मुगल शासन, मुगल शासन कहलाया।
तो हमको अभी बात करनी है 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल में, और 1206 से पहले जो राजपूत राजाओं ने शासन किया उनके बारे में जानना है। चलिए, तो अब इन सारी बातों को हम जानते कैसे हैं, उनका स्रोत कहाँ से लाते हैं, कैसे समझते हैं इन बातों को। तो इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख मतलब पत्थर पर जो लिखे हुए अभिलेख होते हैं, कुछ कुछ राजा अपनी बातों को पत्थर पर के शिलाओं पर लिखवा देते थे, उसको अभिलेख बोलते हैं। सिक्कों, उस समय के राजा के समय के चलने वाले सिक्कों, और स्थापत्य भवन निर्माण करा, और उस समय के बने भवनों के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं इतिहास की, और उसी से जोड़ जोड़ कर हम लोग इतिहास बनाते हैं। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख या तवारीख बहुवचन हो गया, तारीखों, तो तवारीख, जो मुसलमान के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, उससे भी बहुत सारा चीज हम ग्रहण करते हैं। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीख जो लिखते थे वो कौन होते थे? वो कवि होते थे, दरबारी होते थे और प्रशासक भी होते थे। तो ये सब लोग तवारीख लिखते थे, मतलब राजाओं की कहानियों को लिखते थे, घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो, चूंकि लिखने वाले सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे, तो ये लोग नगर में ही रहेंगे। आम लोग तवारीख नहीं लिखा करते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इकराम पाने की आशा से लिखा करते थे। तो इसका मतलब है कि वह उनकी प्रेज लिखते होंगे, प्रशंसा लिखते होंगे। और ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। अब दिल्ली में राजाओं की बात करें तो सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बना, जैसे कि यहाँ आपने देखा है। और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के शासनकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, मतलब वाणिज्य व्यापार का केंद्र बन गया, जिससे कि वहाँ जनसंख्या भी अच्छी खासी होने लगी। और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, शायद उसी के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा, जो काफ़ी प्रचलन में थे और ये सिक्के बहुत चलते थे यहाँ पर। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और 13वीं शताब्दी 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो जब सल्तनत काल आया तो यहाँ के जो सुल्तान थे, उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को जीतकर दिल्ली का जो साम्राज्य था भारत के बहुत बड़े भाग में फैलाया, और दिल्ली एक केंद्रीयकृत राजधानी हो गई। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य हमारी सहायता कर सकते हैं। स्थापत्य का मतलब भवन निर्माण होता है, भवन निर्माण कला, और उससे पता चलता है कि उस समय कैसे भवन बनते थे और किस तरह से उनका निर्माण होता था, जिससे कि ऐतिहासिक बातों की जानकारी होती है। प्रश्न 2 है कि तवारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसका उत्तर है तवारीख के अध्ययन से हम सल्तनत काल के शहर और शासकों के रहन सहन और उस समय के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3, तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है तवारीख में दिल्ली के सुल्तानों और नगरों के विषय में ही जानकारी है, उस समय की घटनाओं और प्रशासन तथा न्याय संबंधी बातों को ही जाना जा सकता है। और प्रश्न 4 है कि पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। इसका उत्तर है कि कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में आरंभ करवाया, परंतु उसने केवल इसका आधार ही बनवाया।
उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया। फिर 1368 ईस्वी में इसी में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया या बनवाई। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।